711 ईस्वी में समुद्र के रास्ते स्पेन में दाखिल होने के बाद अपनी फौज से गरजते हुए लहजे में तारक बिन ज़ियाद ने खिताब किया कि अपनी कश्तियाँ जला दो। मुखालफिन की 1 लाख से ज़ायद बड़ी फ़ौज हथियारों से हमले के लिए तैयार होने के बावजूद उसकी फ़ौज ने फौरी तौर पर उसके हुक्म की तामील करी और अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखते हुए सारी की सारी कश्तियाँ जला डाली। व्यूवर्स, देखो और सोचो कि आज की इस वीडियो में स्पेन की फतह में छुपे तमाम हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं। Victory of Spain. विक्ट्री ऑफ स्पेन आलमी तारीख में एक नए दौर का आगाज़ साबित हुई। ये एक इस्लामिक सिविलाइजेशन का लैटिन वेस्ट के साथ पहला इंटरेक्शन था और मुस्लिम स्पेन बाद में सदियों तक एक ऐसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए इल्म का मरकज़ रहा जो पहले अपनी तारीखियों में डूबा हुआ था, जिसने यूरोप की बेदारी में मरकज़ी किरदार अदा किया। जैसा कि अंदलस का नाम ही एक शानदार तहजीब के गुजरे हुए सुनहरी दौर की तस्वीर कशी करता है। स्पेन एक जजीरा नुमा इलाका है जो मगरब में अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकेनूस और मशरक़ में बहरा रोम यानी मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। शुमाल में पायरेनीस माउंटेन्स इसे फ्रांस और बाकी यूरोप से अलग करती हैं और जनूब में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग करती है। अटलांटिक ओशन ने मुस्लिम्स को वेस्ट की तरफ बढ़ने से रोक रखा था, लेकिन मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली स्ट्रेट जिब्राल्टर स्ट्रेट इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी कि उन्हें यूरोप में दाखिल होने से रोक सके और मुस्लिम्स एक आलमी निज़ाम के विजन से आगे बढ़ रहे थे जिसमें जुल्म का खात्मा और मज़हब की आज़ादी उनकी ज़मानत थी। और इस्लामी हुकूमत के आगाज़ में सेंटर ऑफ पावर ईमान था, जैसे आज पावर का मरकज़ पैसा है। ईमान सिविलाइजेशन को मजबूत करके इल्म को तरक्की और खुशहाली लाता है। ईमान की कमी सिविलाइजेशन को तबाह करते हुए जहालत को फ़रोग और गुर्बत को दावत देती है। 5वीं सदी में जब विज़िगोथ्स ने स्पेन को फतह किया तो टोलेडो को स्पेन का दारुल हुकूमत बना दिया गया। विज़िगोथ्स एडमिनिस्ट्रेशन में इतने अच्छे नहीं थे तो बादशाहों ने 565 ईस्वी में लातीनी चर्च को रियासत के मामलों को संभालने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बदले में चर्च ने अपने अकीदे की तबलीग के लिए सरकारी मंजूरी हासिल करी और इस निज़ाम के तहत स्पेन के किसानों की माशी हालत मज़ीद बदतर होने लग गई क्योंकि अब उन्हें 2 किस्म के टैक्स अदा करने पड़ रहे थे, एक जालिम बादशाहों को और दूसरा मुकामी खानकाहों को। और यहूदियों की हालत इससे भी बदतर थी क्योंकि उनसे लैंड ओनरशिप छीन ली गई और खुलेआम अपने मज़हब की तालीमात से रोक दिया गया और जब वो प्रोटेस्ट करते तो चर्च उन्हें सजाएं देता। 707 ईस्वी में जब विज़िगोथ बादशाह वियातज़ा ने यहूदियों पर जुल्म-ओ-सितम कम कर दिया तो चर्च ने फौरी तौर पर उससे बादशाह छीन ली और एक प्ले बॉय आर्मी ऑफिसर रोड्रिगोस को नया बादशाह मुकर्रर कर दिया, जिसने एक बार फिर जूस को गुलामी करने पर मजबूर किया और मुसलमान अकीदा तौहीद को पूरी दुनिया में फैलाने के मिशन से फतह के झंडे गाड़ रहे थे और इस्लामी सल्तनत में इंसान की आज़ादी, मजहबी आज़ादी और इंसाफ के कानून लागू करते हुए हुक्मरानी कर रहे थे। एक तरफ नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद एक गुलाम कबीला बर्बर ईमान के जोश के साथ मुस्लिम फ़ौजों में शामिल हो रहा था और दूसरी तरफ दमिश्क में वलीद अव्वल ने बनु उमैया का तख्त संभाल लिया। वलीद अव्वल ने स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर और होशियार पॉलिटिशियन होने की वजह से तख्त संभालते ही खुरासान में एक बगावत का खात्मा भी कर दिया और वलीद अव्वल को इस्लामी तारीख में अमीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उमैया कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे काबिल जर्नैलों को अपने साथ शामिल किए रखा। इन जर्नैलों में सिंध और मुल्तान को फतह करने वाले मोहम्मद बिन कासम, सिंकियांग को फतह करने वाले कुतबा बिन मुस्लिम और स्पेन के फातेह मूसा बिन नसीर और तारक बिन ज़ियाद काबिल ज़िक्र हैं। स्पेन के फतह होने के पीछे एक वजह यह भी थी कि विज़िगोथ्स के रईसों में ये रिवाज था कि वो अपनी बेटियों को शाही महल में भेजते थे ताकि वो दरबार के आदाब सीख सकें। इस रस्म के मुताबिक काउंट जूलियन ने अपनी बेटी फ्लोरिंदा को टोलेडो के शाही दरबार में भेज दिया, जहां एक तरफ बादशाह रोड्रिगोस ने फ्लोरिंदा का रेप किया और दूसरी तरफ जूलियन की बीवी वियातज़ा की बेटी थी जिसका तख्त बादशाह रोड्रिगोस ने छीना था। यही वो 2 वजूहात थीं जिसकी वजह से जूलियन को गुस्सा आया और उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया। और इन दिनों स्यूता के इर्द गिर्द के इलाके पर मूसा बिन नसीर के नायब तारक बिन ज़ियाद की हुकूमत थी, तो जूलियन ने मूसा बिन नसीर के साथ बातचीत करने के लिए कायरोन का सफ़र किया ताकि बादशाह रोड्रिगोस को सबक सिखाया जा सके।
यही वो वक्त था जब मूसा बिन नसीर ने तारक बिन ज़ियाद को फ़ौज के एक दस्ते के साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को अबूर करने का हुक्म दिया। तारक बिन ज़ियाद अल्जीरिया के बर्बर कबीले से एक आज़ाद करदा गुलाम थे जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। तारक बिन ज़ियाद को आइबेरियन हिस्ट्री के अहम तरीन फौजी कमांडरों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि हिम्मत करो ए तारक, जो आपकी किस्मत में है उसे पूरा करो। और फिर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को उंदरस में दाखिल होते हुए देखा तो तारक बिन ज़ियाद एक मुस्कुराहट के साथ नींद से बेदार हुए, जिसके बाद वो हमेशा अपनी जीत को यकीनी समझते थे। इब्ने खल्दून के मुताबिक तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज में 300 अरब और 10,000 बर्बर फौजी थे। 711 ईस्वी को जब तारक बिन ज़ियाद मोरक्को से रवाना हुए तो जिस पहाड़ी पर आप रुके उसे आपके नाम से जबल तारक यानी जिब्राल्टर कहा जाता है। तो जैसे ही रोड्रिगोज ने हमले के बारे में सुना तो वो 80,000 की फ़ौज जमा करके मुस्लिम का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। ग्वादलोप के मैदान में जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई तो मुस्लिम एक मुनसफाना सियासी निज़ाम को कायम करने के लिए लड़ रहे थे, जबकि विज़िगोथ्स अपने जाबराना मंसूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने निकले थे। जब तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को देखा और घबराहट महसूस करने लगे तो तारक बिन ज़ियाद ने अपने तमाम बहरी जहाज़ों को जलाने का हुक्म दिया, जिस पर वो तमाम सफ़र करके आए थे और तारीखी हंगामा खेज़ खिताब किया। मेरे प्यारे भाइयों, हम यहाँ अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए हैं। अब दुश्मन तुम्हारे आगे और समुंदर पीछे है। तुम इस मकसद के लिए लड़ो। या तो हम फतह याब होंगे या शहीद होंगे, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। पीछे मुड़ने के तमाम रास्ते तबाह हो चुके हैं। और ग्वादलोप के मैदान में 28 रमज़ान मुबारक 92 हिजरी को बादशाह रोड्रिगोज को शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। शिकस्त से 2-4 विज़िगोथ स्पेन के कदीम दारुल हुकूमत तोलीदो की तरफ भाग गए, जिस पर तारक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज को 4 रेजिमेंट्स में तकसीम कर दिया। एक रेजिमेंट कुर्तबा की तरफ बढ़ी और उसे फतह कर लिया। दूसरी रेजिमेंट ने मुरीसा को फतह किया। तीसरी रेजिमेंट ने शिमाल में सारागोसा पर कंट्रोल जमा लिया और चौथी रेजिमेंट में तारक बिन ज़ियाद खुद तेज़ी से तोलीदो की तरफ बढ़ा और बगैर लड़ाई के शहर पर कंट्रोल कर लिया, जहाँ विज़िगोथ की बादशाही हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और इसी दौरान मूसा बिन नसीर बर्बर फौज के एक नए दस्ते के साथ स्पेन आए और स्पेन के शहर सिवाइल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी तो मुहाफ़िज़ों ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए, जिस पर मुस्लिम की तरफ से एक तवील अरसा मुहासरा किया गया। अरबों की जहराना सलाहियत, फौजी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विज़िगोथ की दफाही सलाहियतों से बहुत बेहतर थी। मूसा बिन नसीर अपनी मांजनीकों से शहर की फजीलों पर गोलाबारी करने लगे, जिससे मजबूत दीवारें गिर गई और एक माह बाद शहर को फतह कर लिया गया। मूसा बिन नसीर फ्रांस और इटली में अपनी फतह के झंडे गाड़ने के लिए अपने सफ़र पर था कि इसी दौरान खलीफा वलीद अव्वल दमिश्क में बीमार हो गए और उन्हें फ़ौरन दमिश्क में वापस आने का हुक्म दिया गया। तो मूसा बिन नसीर ने अपने एक बेटे अब्दुल अजीज़ को स्पेन का अमीर मुकर्रर किया और दूसरे बेटे अब्दुल्ला को नॉर्थ अफ्रीका का इंचार्ज बना दिया और ख़ुद दमिश्क की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। चूँकि स्पेन की फतह के दौरान मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा माल गनीमत अपने कब्ज़े में ले लिया था और ऐन मुमकिन है कि मूसा बिन नसीर जल्दी से माल गनीमत खलीफा वलीद अव्वल के पास लाना चाहता हो ताकि मूसा की खिदमात की तारीफ़ की जाए और तोहफे तहफ़ से नवाजा जाए। तो सफ़र के दौरान वली अहद सुलेमान ने मूसा बिन नसीर को ख़त लिखा कि वो दमिश्क की तरफ अपने सफ़र की रफ्तार को सुस्त कर दें ताकि जब तक माल गनीमत दमिश्क पहुँचे तो खलीफा वलीद अव्वल मर चुके हों, क्योंकि सुलेमान को ये डर था कि खलीफा वलीद अव्वल माल गनीमत का ज़्यादातर हिस्सा तोहफे तहफ़ में बाँट देंगे। ताहम मूसा बिन नसीर से ये गलती हो गई कि उसने वली अहद सुलेमान के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और अपनी रफ्तार सुस्त करने की बजाय तेज़ कर दी और जल्द ही दमिश्क आ पहुंचा। और वलीद अव्वल ने मूसा बिन नसीर की फतूहात के किस्से सुनकर उन्हें खूब तोहफे तहफ़ से नवाजा और कुछ ही दिनों बाद खलीफा वलीद अव्वल दुनिया से चल बसे और वली अहद सुलेमान ने तख्त संभाल लिया। तो तख्त संभालते ही मूसा बिन नसीर को अपना हुक्म ना मानने पर सज़ा देने का फ़ैसला किया और एक मौका पर मूसा बिन नसीर को बेइज्जत करने के लिए धूप में खड़ा कर दिया और जंगी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर उसके तमाम इख्तियारात छीन लिए और 2 लाख सिक्कों का जुर्माना आयद कर दिया। इन 2 लाख सिक्कों का जुर्माना अदा करने के लिए मूसा बिन नसीर ने अपनी बाकिया ज़िंदगी बेड़ियाँ पहने, भीख मांगने और अवामी खैरात पर गुजार दी। अक्सर हज के दिनों में हाजियों से भीख मांगा करते थे ताकि जुर्माना की कीमत अदा कर सके, ताहम वो अपनी सारी ज़िंदगी 2 लाख सिक्के जमा ना कर सके।
اور کسی نامعلوم مقام پر اس دنیا سے چل بسے۔ اور اسی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کے کمانڈر طارق بن زیاد کے ساتھ بھی غیر منصفانہ سلوک کیا گیا اور انہیں ملک دربدر کیا گیا، اور اس سارے عرصے کے دوران 720 عیسوی میں طارق بن زیاد گمنامی میں کہیں انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے ہمیں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کا مقبرہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دوستو، اس قصے میں ہم نے اسپین کی فتح کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور مزید اس فتح کی تاریخی پہلوؤں کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔